नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 1 में हम आपके लिए बिहार राज्य के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं और यहाँ पर आपके बिहार स्पेशल भूगोल से कुल मिलाकर 6 से 7 क्लासेस होंगी और इस 6 से 7 क्लासेस में आपका बिहार स्पेशल भूगोल का जो टॉपिक है, सिलेबस है, परीक्षा दृष्टि से वो पूर्ण हो जाएगा। जैसे हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको 7 क्लासेस में आपका कंप्लीट कराया था, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी ये है कि आप सभी अभ्यर्थी कल के डेट में, अगर आपने टेलीग्राम में नोटिस किया हो तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखा होगा कि सचिवालय अपडेट देखा होगा, ऐसा कुछ कि सचिवालय अपडेट के नाम से कुछ न्यूज़ वायरल हो रही थी और उस न्यूज़ में था क्या, तो उसमें ऐसा कुछ बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की संभावना कम है, ऐसा कुछ वहाँ पर न्यूज़ बताई गई थी। तो सबसे पहली चीज़ हम आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है परीक्षा को लेकर, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड टेलीग्राम में जो कुछ भी सचिवालय अपडेट वगैरह चलते रहते हैं, ये पूरी तरीके से फेक होते हैं, इनका कोई आधार नहीं होता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि सचिवालय कल के डेट में अगर हम बात करें तो ऑफिस जो सचिवालय का था वो बंद था, क्लोज था। अब उस डेट के बावजूद भी न्यूज़ वायरल होती है और आप सभी अभ्यर्थी बहुत आसानी से मान भी लेते हैं कि ऐसा होगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं आएगी। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप सभी अभ्यर्थी मेहनत से तैयारी करते रहिए। अगर ऐसी कुछ सूचना होती है तो सबसे पहले हम आपको आधिकारिक रूप से सूचित करेंगे और जब तक आपसे बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, तब तक आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी यही सलाह रहेगी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते रहिए। जैसा कि हमने कहा है, इलेक्शन ईयर है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी 100% आएगी। आप सभी भी एक सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई करते रहिए और बेवजह की जो टेलीग्राम में बहुत सारी जो न्यूज़ वगैरह वायरल होती रहती हैं, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये सारे जो अपडेट्स होते हैं इनका कोई आधार नहीं होता है, कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं या अपने मन से बना दिए जाते हैं, कोई भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, कौन इनको वायरल करता है, कौन बनाता। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती से करते रहिए और बेवजह की इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना। अगर कोई जानकारी होगी तो हम खुद आपको इस बारे में सूचना देंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टॉपिक पर। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के भूगोल में बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा दृष्टि में पूछे गए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, और यहाँ पर हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। पहली क्लास आपकी है तो पहली क्लास में जो बहुत आधारभूत तत्व हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के भूगोल की, तो बिहार राज्य से संबंधित कुछ भौगोलिक तथ्य हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है। पहला है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आप दूसरे शब्दों में 94.16 लाख हेक्टेयर भी कह सकते हैं। तो आपको दो तरीके से बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। पहला आपको 94,163 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर दिया रहेगा, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं तो फिर आपको 94.16 लाख हेक्टेयर आपको दिया रहेगा। तो दो तरीके से आपको बिहार का क्षेत्रफल याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो बिहार भारत का कौन सा नंबर का राज्य आता है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है, 12 या 13। तो 12 और 13 की जो पहेली है आज हम उसको पूरी तरीके से सुलझा देते हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिससे आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो पहला चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कभी भी आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का किस नंबर का राज्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए 12वां। क्यों होना चाहिए हम आपको समझा दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का किस नंबर का राज्य है, 12वें नंबर का राज्य है। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले नंबर पर कौन आता है, तो राजस्थान आता है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। ये चार आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है।
इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं या अपने तरीके से भी। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार 12वें नंबर पर आता है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में, तो बिहार 12वें नंबर पर आता है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में दो चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। यहाँ पर आपको लद्दाख से संबंधित दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत के अंतर्गत जो एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी भारत के अंतर्गत जितने क्षेत्र पर शासन किया जाता है लद्दाख के, यानी कि जो भारत के अधीन है, वो है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लद्दाख का वह पार्ट जो भारत के अधीन है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर टोटल एरिया की बात कर दें, टोटल जो क्षेत्रफल है, जो कि पीओके वाला भी पार्ट अगर हम जोड़ दें, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र का जो लद्दाख है, अगर उसको भी आप जोड़ दीजिएगा तो यह 1,66,698 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। तो दो क्षेत्रफल यहाँ पर लद्दाख के बनते हैं, एक तो जितने पर भारत का अधिकार है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा है कि कुल टोटल जितना भारत मानता है, तो भारत के हिसाब से पीओके वाला क्षेत्र भी भारत का ही है, तो टोटल आपका ये 1,66,698 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कुल क्षेत्रफल ले लेते हैं तब उस केस में लद्दाख जो है बिहार से पहले हो जाएगा, उस केस में बिहार लद्दाख के बाद में आता है, तो बिहार इस केस में 13वें नंबर पर आ जाएगा अगर हम लद्दाख का टोटल क्षेत्रफल ले लेंगे। लेकिन फिर बात आता है कि परीक्षा में क्या मानना जाता है, परीक्षा के जब आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जब आता है प्रश्न तो वहाँ पर 59,146 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से माना जाता है, इस वजह से बिहार को 12वें नंबर पर रखना यहाँ पर उचित रहता है। तो आपको इस चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का किस नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, तो 12वें नंबर का राज्य है बिहार। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लद्दाख का दो क्षेत्रफल हम मानते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये 12 और 13 का जो चक्कर है ये आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 12 ही आंसर मानना है, 13 क्यों माना जाता है ये हमने आपको बता दिया। लद्दाख को जब आप टोटल ले लेंगे तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है देखिएगा 94,163 से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब लद्दाख उस केस में बिहार से ऊपर आ जाएगा। तो जब भी हम पूरे लद्दाख का जो क्षेत्रफल है, जो कि पीओके वाला पार्ट है, वो सब मिलाकर और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जब हम देखेंगे तब उस केस में बिहार 13वें नंबर पर आएगा। अदरवाइज बिहार सामान्यतः हम जब भी बात करेंगे 12वें नंबर पर बिहार को हमें परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो बिहार का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2.86%। ध्यान रखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% भाग बिहार राज्य कवर करता है। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के मुकाबले 2.86% परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार जो है पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबा है तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। तो 483 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर चौड़ा। तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 483 और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के चारों तरफ कौन कौन से देश या कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। तो बिहार की उत्तर दिशा में अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, तो नेपाल देश स्थित है। पूरब में अगर हम बात करते हैं तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से बिहार सीमा बनाता है। दक्षिण में अगर बात करें तो बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है और बिहार के पश्चिम में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये बिहार राज्य हो गया। बिहार राज्य के उत्तर में बात करेंगे तो नेपाल देश है। फिर बिहार राज्य के पश्चिम में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य के दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड राज्य है। बिहार राज्य के पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का, तो सबसे उत्तरी जिला की जब भी बात आती है पश्चिमी चंपारण को सबसे उत्तरी जिला बिहार का माना जाता है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा माना जाता है, तो सबसे दक्षिणी जिला गया माना जाता है। इसके अलावा बात करें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा माना जाता है, तो कैमूर माना जाता है। सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला में आप
नंबर 1 पर किशनगंज है, यानी सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। दूसरे नंबर पे सबसे पूर्वी जिला कटिहार है। यहाँ पर दो आपको हमने बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि कई बार आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, किशनगंज विकल्प में नहीं दिया गया था, तो निम्नलिखित में से बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज नहीं दिया था, उस केस में कटिहार आंसर था। ये आप मैप के माध्यम से आपको समझा दे रहे, वहाँ से आप बेटर समझ पाएंगे कि कटिहार क्यों पूछा गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के मैप में, आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ कौन सा, सबसे ऊपर आप एक कंपेयर करेंगे तो सबसे ऊपर तक जो भी जिला जाएगा उसी को हम बोलते हैं सबसे उत्तरी जिला। तो सबसे ऊपर तक कौन सा जिला जा रहा है? तो सबसे ऊपर तक पश्चिमी चंपारण जा रहा है। इसका मतलब पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। फिर बात करते हैं दक्षिणी जिला की, तो सबसे दक्षिणी जिला वो होगा जो सबसे दक्षिण तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गया वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो गया वाला ये जो पार्ट है ये जमुई से भी नीचे तक गया है, इस वजह से गया सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। इसके अलावा बात करें सबसे पश्चिमी जिला की, तो सबसे पश्चिमी जिला का मतलब हो गया सबसे पश्चिम की तरफ कौन गया? तो सबसे पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये वाला पार्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो कैमूर बोलते हैं, भभुआ या कैमूर बोलते हैं। वैसे जो नाम है इसका कैमूर है, तो कैमूर सबसे पश्चिमी हो गया। भभुआ यहाँ पर लिखा गया है, हेडक्वार्टर भभुआ ही पड़ता है इसका, तो कैमूर सबसे पश्चिमी जिला हो गया। उसी प्रकार जब सबसे पूर्वी जब भी हम देखते हैं तो सबसे पूर्वी का मतलब है कि सबसे पूरब की तरफ कौन सा गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे किशनगंज, तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज आपको जब नहीं दिया रहेगा तो आपको वहाँ पर कटिहार आंसर मानना है। दूसरे नंबर पर कटिहार सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। यहाँ पर आप मैप में ध्यान से देख सकते हैं, कई बार आपको इस तरीके से दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। पूर्णिया दे दिया, अररिया दे दिया, कटिहार दे दिया, इस तरीके से, तो वहाँ पर आंसर आपका कटिहार हो जाएगा। अगर किशनगंज है तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला होगा, किशनगंज नहीं है उस केस में कटिहार जिला होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह जो है 173 फीट के आसपास है, लगभग 53 मीटर। तो 53 मीटर या 173 फीट समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, 5229 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से गया, गया का है 4978 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आता है 3969 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा आपको पटना का क्षेत्रफल याद रखना है, क्योंकि पटना स्पेशल रहता है बिहार में। तो बिहार की बात करें तो राजधानी पटना से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पटना का क्षेत्रफल 3202 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला आपने देखा कि पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर की बात करें तो 443 स्क्वायर किलोमीटर महज इसका क्षेत्रफल है। तो 443 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला माना जाता है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो शिवहर की स्थिति कहाँ पर है? तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण तो सबसे बड़ा जिला हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। शिवहर भी बगल में ही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं शिवहर भी बगल में है। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला आसी पास में है, एक जिले का फासला है पूर्वी चंपारण का। तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, शिवहर सबसे छोटा जिला है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ जो ज़िले हैं, जो ज़िलों की सीमा है किन किन के साथ में बनती है, राज्यों के साथ में, देश के साथ में, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें नेपाल की सीमा के साथ, तो नेपाल की सीमा के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं। तो नेपाल के साथ में सीमा कौन कौन से बिहार के ज़िले बनाते हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पाँचवा है सुपौल, छठा है अररिया, सातवां है किशनगंज। तो 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं बिहार के 7 जिले कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिवहर सीमा नहीं बनाता है। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा अक्सर आपको विकल्प में शिवहर दिया जाता है, तो शिवहर जो है नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के 3 जिले हैं, यानी कि बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? तो किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा बनाते हैं। झारखंड की सीमा से अगर हम बात करें तो बिहार के 8 जिले लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से भी बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं।
इसके अलावा बात करें तो बिहार की राजधानी पटना से 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो बिहार के 9 जिले राजधानी पटना से घिरे हुए मतलब सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर मैप के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर नेपाल की बात करें तो यहाँ पर आप नेपाल देख पा रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये आपके 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है? किशनगंज बनाता है, पूर्णिया बनाता है और कटिहार बनाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं भागलपुर की। तो भागलपुर पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है। भागलपुर बांका, यहाँ जो है बांका होना चाहिए। तो भागलपुर और बांका जो है ये किससे सीमा बनाते हैं? तो भागलपुर और बांका जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब जो बनाते हैं किसके साथ में बनाते हैं? तो ये बनाते हैं झारखंड के साथ में। तो झारखंड के साथ में ध्यान रखिएगा, भागलपुर सीमा बनाता है, बांका बनाता है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ में सीमा बनाते। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर 8 जिले आप देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो यहाँ पर आप 8 जिले हैं। बाकी आपसे कभी जिला नहीं पूछा जाएगा। नेपाल वाला आपसे पूछा जा सकता है और बांग्ला जो है पश्चिम बंगाल वाला। तो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साइड से आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको अन्य याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक याद रखिएगा, शिवहर नहीं है। जो नेपाल से सीमा बनाते हैं 7 जिले याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 3 याद रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो बिहार के दक्षिणी जिले हैं सामान्यतः ये किसके साथ में सीमा बनाएंगे? तो झारखंड के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। तो आंसर है सोमेश्वर चोटी। सोमेश्वर चोटी की जो ऊंचाई है 874 मीटर है। सोमेश्वर चोटी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार आने वाली गाड़ियों की जाँच जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा नदी के निकट की जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से जब भी बिहार गाड़ी वगैरह आती है तो उन गाड़ियों की जांच कहाँ होती है, चेकिंग कहाँ होती है? तो कर्मनाशा नदी के निकट होती है। और यहाँ पर आपको कर्मनाशा नदी के बारे में तथ्य ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा बनाने वाली 3 नदियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है। इसके अलावा घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती हैं। तो कुल मिलाकर 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो यह बिहार से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बिहार से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है बिहार से। 8 राज्यों से होकर गुजरती है लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। सन 2000 से पहले जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था उस समय कर्क रेखा बिहार से गुजरती थी, लेकिन सन 2000 में झारखंड राज्य के अलग होने के बाद बिहार से कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा झारखंड से तो गुजरती है लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। भारत मानक समय की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो यह भी बिहार से नहीं गुजरती है। तो दोनों चीज़ें हैं, कर्क रेखा भी नहीं गुजरती है, भारत मानक समय भी नहीं गुजरता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, कभी भी अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार का विस्तार माना जाता है अक्षांशीय रूप से। तो अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 24 20 10 इस तरीके से याद रख लीजिए, से लेकर 27 31 15 तक, 31 मिनट और 15 सेकंड तक। फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो बिहार का देशांतरीय विस्तार हमेशा जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ, तो या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो 83 डिग्री 29 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री
17 मिनट 40 सेकंड तक बिहार का देशांतरीय विस्तार माना जाता है। तो ये दोनों तथ्य आप याद रखिएगा। आज की जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आगे की क्लास में आपको हम अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको कवर कराएंगे। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी कुछ भी आपको डाउट्स हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे नोट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। शाम को 5 बजे आपको साइंस का MCQ क्लास आपका आएगा। MCQ का नेक्स्ट एपिसोड आएगा आपको शाम को 5 बजे। मिलते हैं आपसे 5 बजे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।